और अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। तो मोदी सरकार के लिए जीएसटी मील का पत्थर साबित हुआ है। अपने 8 साल के सफर में जीएसटी ने आंकड़ों का नया रिकॉर्ड हासिल किया और यही वजह है कि साल 2024-25 में जीएसटी का ग्रॉस कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 22 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर जा पहुंचा है, जो बीते 5 सालों में दोगुने से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़ोतरी को दर्शाता है। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के मोर्चे पर जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उनकी तो बात होगी। स्वाभाविक रूप से सरकार का अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकारी खजाने में पैसा आ रहा है तो इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीएसटी को लेकर आज भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। जीएसटी को लेकर आज भी व्यापारियों की बहुत सारी परेशानियां। क्या उन परेशानियों को हम दूर कर पाए? क्या ये पूरा जीएसटी का हम इकोसिस्टम वैसा बना पाए जैसे कि इसकी शुरुआत में परिकल्पना की गई थी? क्या कुछ करना होगा? कहां प्रॉब्लम्स अभी भी बची हुई हैं? विस्तार से चर्चा आगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, साथ साथ सॉल्यूशन भी। सबसे पहले ये रिपोर्ट। जीएसटी के 8 साल का सफर कैसा रहा? सरकार की इसे लेकर क्या उपलब्धि रही? जीएसटी कलेक्शन को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े? इन सवालों का जवाब भी आंकड़े ही देंगे। दरअसल इन 8 सालों के दौरान टैक्स व्यवस्था में जो बदलाव आया उसका असर अब साफ साफ नजर आने लगा है। इसका मतलब यह है कि टैक्स का न केवल बेस मजबूत हुआ बल्कि इसके जरिए देश की आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता भी आई है और इससे पहले देश में अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क जैसे कर लगाए जाते थे। जीएसटी ने इन सभी करों को मिलाकर एक टैक्स सिस्टम बना दिया जिससे पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बन गया। आपको बता दें 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ जीएसटी का सफर पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। जीएसटी ने करीब 17 लोकल टैक्स और 13 उपकरों को 5 स्तरीय ढांचे में समाहित कर दिया जिससे टैक्स व्यवस्था आसान हो गई। कैसे हैं जीएसटी दरें? भारत में जीएसटी दरें जीएसटी परिषद द्वारा तय की जाती हैं, जिसमें संघ और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मौजूदा जीएसटी संरचना में 4 स्लैब शामिल हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल है। ये दरें देश भर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। तो चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए ये समझाते हैं कि आखिरकार इन 8 सालों में जीएसटी का सफर कैसा रहा। आपको बता दें फिनेंशियल ईयर 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ से ज्यादा का रहा, जो कि ये साल दर साल करीब 9% की ग्रोथ को दिखाता है। वहीं बीते 5 सालों में जीएसटी कलेक्शन में दुगने से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2025 में महीने दर महीने औसत जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये आंकड़ा 1.84 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो वहीं 5 साल के पहले की तस्वीर अगर देखें तो वित्त वर्ष 2021 में जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा सिर्फ 11.37 लाख करोड़ रुपए का ही था। जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के आंकड़े इस बात से भी साफ हो जाते हैं कि 2017 में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.51 करोड़ से ज्यादा है, जिससे सरकार का टैक्स बेस भी काफी मजबूत हुआ है। जीएसटी के फायदे की अगर बात करें तो इससे न केवल व्यापार करना आसान हुआ बल्कि छोटे और मध्यम व्यवसायों में खास करके एसएमईज के लिए बेहतर फायदेमंद ये साबित हुआ। टैक्स भरने का काम पहले की तुलना में सरल और डिजिटल हो गया। राज्य और केंद्र दोनों को एक साथ लाकर एक मत से फैसला लेने की मजबूत प्रणाली बनी। देश में एकीकृत बाजार बना जिससे माल और सेवाओं की आवाजाही में रुकावटें कम हुई। ये ऐसे कुछ पहलू हैं जो जीएसटी के लागू होने के बाद कारोबारियों के लिए रामबाण साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं नवनीत गोयल साहब का, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कस्टम्स एंड जीएसटी और साथ ही साथ अब कन्वीनर हैं इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी CAIT के। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोयल जी हमारे शो पे और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हैं हार्दिक शाह साहब, पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। हार्दिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोयल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और
आपका जो प्रोफाइल है वो बड़ा दिलचस्प है और आज के मौके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप उस इकोसिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी टीम्स में भी रहे, और अब जब वो इम्प्लीमेंट हो चुका है तो इस तरफ से व्यापारियों को क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियां या सहूलियतें मिली हैं, आप वो भी बड़े बखूबी अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए आपका ऑब्जर्वेशन सर, सबसे पहले अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं ये हमारे सामने हैं, बट आपको क्या लगता है सर अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और इकोसिस्टम जो पूरा ग्राउंड पर आप देख रहे हैं अब इम्प्लीमेंट होते हुए जीएसटी के 8 साल बाद, आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, जीएसटी को मैं 3 शब्द जी, एस और टी को मैं कहूंगा। जी फॉर गुड गवर्नेंस, एस फॉर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। जो बहुत जटिल हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, हर स्टेट के अलग सेल्स टैक्स के रूल्स थे, प्रोसीजर्स थे, कहीं ऑक्ट्राय टैक्स था। इन सारे टैक्सों को जोड़ करके हमने जीएसटी लाए आज से 8 साल पहले, 2017। हमने सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक कंसेंसस बेसिस पे इस टैक्स स्ट्रक्चर को खड़ा किया, और जिस तरह से इसको सक्सेस मिली, आज हमारे टैक्स पेयर्स बहुत बढ़ गए हैं। 60-65 लाख से आज ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के आसपास हो गए, दुगने टैक्स पेयर्स हो गए हैं। आज हमारा रेवेन्यू जो 80 लाख के आसपास था पर मंथ, करोड़, आज की डेट में ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो ये चीज बहुत सक्सेसफुल रही है। थोड़े से, क्योंकि आज मैं एक कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो एसएमई सेक्टर के स्मॉल एंड मीडियम स्केल ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसके ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ हमारे जो मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, छोटे छोटे ताल्लुकों में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके साथ में मिलता रहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं एसएमई सेक्टर को लेकर के, जिनको हमको आगे लेके बढ़ना। एब्सोल्युटली सर, और मैं एक एक करके उन चैलेंजेस पे ज़रूर आपसे बातचीत करूंगा और उनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और वे अहेड भी समझने की कोशिश करेंगे। हार्दिक शाह सर, अब ज़रा आपके पास आ रहा हूँ, आप ज़रा समझाइए कि अभी आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना अच्छा काम हुआ है, कितना ईज हुआ है और कितने चैलेंजेस बाकी? थैंक यू अजय जी। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने 8 साल बड़े अच्छे से जीएसटी का कार्यक्रम या ग्राउंड पर जो काम हुआ है उसके लिए इस पूरे जीएसटी के जर्नी को एक्चुअली 4 या 5 भागों में बाइफरकेट करके देखना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली जब जीएसटी लाया गया 2017 में, तब लॉ जो था वो नया था, लोगों के लिए समझ नहीं थी, धीरे धीरे समझ आई, तो पहले 2-3 साल तो उसी में चले गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि हम ऑटोमेशन की तरफ चले जाएं, तो जो कंप्लायंस है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, ऑटोमेशन के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया पूरा कार्यक्रम। अब का नया जो फेज है वो ऑडिट्स और असेसमेंट वाला फेज है, और आज के बाद 1 साल के बाद एक पूरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला एक नया फेज आएगा। तो ये 4 भागों में पूरे 8 साल को या आने वाले 1-2 साल को भी बाइफरकेट करके देखना चाहिए। बट जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर एक बार वापस आता हूं, तो जो आपके रिपोर्ट में भी था, टैक्स कलेक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और वो दुगना हो चुका है। पहले 11 लाख करोड़ हुआ करता था, अब 22 लाख करोड़ हो गया है। जो हर करदाता को जो रिटर्न भरना पड़ता है, कंप्लायंस करना पड़ता है, वो कंप्लायंस बहुत इजी हो गया है। पहले ये हुआ करता था कि हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग कंप्लायंस होते थे, फॉर्म अलग था, टाइमलाइंस अलग थी, सब कुछ ही अलग पद्धति से होता था। वो अब स्ट्रीमलाइन होके एक हो गया है। उससे करदाता को, और इवन अगर जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसिडरेशन में इसको देखें, तो कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में निवेश करना चाहती है तो उसको भी समझाने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। उसके ऊपर जो पहले मल्टीपल लेवल के टैक्सेस हुआ करते थे, उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगना, वो कैस्केडिंग प्रैक्टिकली खत्म हो गया है जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी आई है। तो पहले हर स्टेट में कंपनीज डेपो बनाती थी अपने सेल्स टैक्स बचाने के लिए, और वो सब खत्म हो गया और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी आ गई है। वो ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में भी आ गई है, वेयरहाउस मैनेजमेंट के संदर्भ में भी आ गई है, और धीरे धीरे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 5-6 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से ये जीएसटी का 8 साल किया है, और आगे भी हम यही सोचेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके।
ऑलराइट सर, तो ये वो जर्नी है जो बताती है कि किस तरह से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिले हैं। जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट ने भी डेटा जो जारी किया है काफ़ी एनकरेजिंग है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन 24-25 में 22 लाख करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन, 9.4% ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 9.4% की है, विच इज़ वेरी गुड। मंथली एवरेज अगर आप निकालेंगे 1.84 लाख करोड़ रुपीस का, और एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर्स भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक बड़ी शानदार एक कहानी रही है। बट अब थोड़ा सा चैलेंज का पार्ट, और मैं गोयल सर आपके पास आना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि एमएसएमईज़ के लिए चुनौती है, गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है अपने 3-4 कामों पर, ख़ासतौर से एमएसएमईज़ के लिए, वो थ्रेशोल्ड जो बढ़ाया गया है 40 लाख जो गुड्स के लिए, कंपल्सन स्कीम्स जो हैं वो टर्नओवर 1.5 करोड़ के टर्नओवर के लिए गुड्स के लिए और 50 लाख सर्विसेज के लिए, उसको काफ़ी मायने इम्पैक्टफुल बताती है गवर्नमेंट। जो क्वार्टरली रिटर्न्स फॉर बिजनेसेस अंडर 5 करोड़ हैं टर्नओवर वाले, उनके लिए इम्पॉर्टेंट मानती है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को भी लाया गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट काफ़ी कुछ एमएसएमईज़ के लिए जीएसटी को बेनिफिशियल बताती है। बट आपके ऑब्जर्वेशंस में सर कौन कौन से चैलेंजेस अभी बाकी हैं? देखिए, जीएसटी इतना सक्सेसफुल हुआ और उसके कारण आज हर छोटा और मझौला जो व्यापारी है वो जीएसटी में आना चाह रहा है, वो उस फॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स में आना चाह रहा है। ये जीएसटी की बहुत बड़ी सक्सेस है। बट यहीं से एक चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि जो छोटे ताल्लुक का व्यापारी है, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट का व्यापारी है, उसके साथ एक कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो पोर्टल को नहीं समझ पाता, उसका सीए ये काम देखता है, तो कई बारी जब शोकॉज इश्यू होता है जो पोर्टल पे आता है उसको नहीं पता लगता। तो छोटे छोटे सजेशंस हैं जो आराम से हो सकते हैं। मेरे को लगता है जीएसटी 2.0 में ही होंगे, और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। व्यापारी से कह दें कि अपना फोन नंबर डालिए उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जिससे कि उससे जो एसएमएस है या ईमेल है उस तक पहुंच जाए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये बहुत छोटे छोटे शोकॉज नोटिस जो छोटे व्यापारी को 50,000 लाख रुपए के आ गए, जिसमें टैक्स जमा हो गया बट इंटरेस्ट पेनल्टी बची हुई है। तो उनकी तरफ से कई बार रहता है कि जो प्रोसीजर है बहुत पेनफुल हो जाता है, तो उसकी जगह उनकी तरफ से रहता है कि क्या ये प्रोसीजर थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। या पिछले दिनों जब बल्क शो कॉज नोटिस बहुत इश्यू हुए और वो पोर्टल पे हो गए, तो अपील नहीं कर पाए, अपील के टाइम पीरियड निकल गए, तो क्या अपील का कुछ टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल सकता है? ये तो हुआ छोटे मझले व्यापारी की तरफ से। दूसरे जो काफी इश्यूज हैं जो इवन आई थिंक जीएसटी 2.0 में आपको देखना होगा, और उसमें बड़े व्यापारियों के लिए भी जरूरी है, वो है सेक्शन 17(5), जहां पे हम कुछ इनपुट्स पे क्रेडिट नहीं देते हैं। आज किसी ने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई, उस कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पे दिया, लेकिन उस पे जो मेंटेनेंस हो रहा है उसके को आईटीसी नहीं मिल रहा है। तो क्या इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हमको रखनी चाहिए? 16(2), किसी ने जेन्युइन ट्रांजैक्शन किया किसी के साथ, उसके सेलर का रेट्रोस्पेक्टिव आज कैंसिलेशन हो गया रजिस्ट्रेशन, और इसको 3 साल के बाद नोटिस आता है। तो इस तरह के बहुत इश्यूज हैं जिनको मेरे ख्याल से हमको देखना पड़ेगा, सबको बैठ के इसको रिजॉल्व करना होगा। छोटे छोटे इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ ये आराम से रिजॉल्व हो जाएंगे। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि चैलेंजेस ज़रूर हमें छोटे नज़र आ रहे हैं और वो इजीली रिजॉल्व भी किए जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और इस दिशा में हम बेहतर काम अभी आगे देखेंगे। बट ये कहना कि जीएसटी का इकोसिस्टम पूरी तरह से एकदम परफेक्ट है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी ज़रूर हो सकती है इस पर अभी भी। हाँ, मैं कहना चाहूँगा अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है। हाँ, अभी धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको उसी तरीके से आशावादी होकर के देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, धीरे धीरे। एब्सोल्युटली सर, और हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है, इवॉल्विंग पूरा का पूरा इकोसिस्टम है हमारे लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके जो चैलेंजिंग पार्ट है उस पर फोकस करके, छोटे हों बड़े हों, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। हार्दिक शाह जी, अब आपके पास आ रहा हूँ, और आप लोगों की डेलॉयट का जो GST @8 सर्वे था उसका गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल जो PIB रिलीज़ है उसमें जिक्र भी किया है, काफ़ी कुछ उसमें पॉजिटिव आप लोगों ने दिया था, कुछ चैलेंजेस का भी आप लोगों ने जिक्र किया था इस रिपोर्ट में। मैं थोड़ा सा उन चैलेंजेस पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा। उसमें रिफंड्स को लेकर वर्किंग कैपिटल और ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो रिफंड्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स आती हैं।
न्यू एज बिजनेस मॉडल्स जो हैं उनकी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर, उसको भी हाईलाइट किया गया आपकी रिपोर्ट में। तो ये तो मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप अपनी उस रिपोर्ट के हवाले से अगर बता पाएं कि कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग देख रहे हैं जो छोटे व्यापारी खासतौर से फेस कर रहे हैं। सो डिलॉइट हर साल अपना एक जीएसटी सर्वे लॉन्च करता है। ये 8वां साल है जहां पर हमने वापस एक बार जीएसटी सर्वे लॉन्च किया था। जैसे कि आपने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अपने प्रेस रिलीज में दर्शाया है क्लियरली। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अराउंड 85% ऑफ आर रेस्पोंडेंट्स, जिन जिन लोगों ने ये सर्वे भरा था, उसमें उन्होंने ये पाया है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है जीएसटी के लिए। और उसमें अगर हम सिर्फ एमएसएमई कैटेगराइजेशन जो लोगों ने सर्वे भरा है उसकी बात करें, तो उस कैटेगराइजेशन का भी 82% वर्ग ये कहता है कि जीएसटी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। रही बात, अब आते हैं कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि जैसे कि नवनीत जी ने बोला है 8 साल का बच्चा है, ग्रो हो रहा है, सही बात है, बट और भी सुधार करने की जरूरत है। और जीएसटी 2.0 एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है जिसके अंदर खूब सारे सुधार हो सकते हैं। तो मैं 4-5 अलग मुद्दे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि आपने बताया कि रिफंड जो है, अब नॉर्मली 2 प्रकार हैं जिसमें गवर्नमेंट जीएसटी के रिफंड देती है। एक जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को तब, और एक जब आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है तब। तो बेसिकली जब आपका आउटपुट प्रोडक्ट जो है वो कम रेट पे है आपका जो इनपुट प्रोडक्ट है उससे, तो उस 2 सिनेरियो के अंदर जनरली जीएसटी का रिफंड मिलता है। बट बहुत सारे अलग प्रकार के रिफंड हो सकते हैं, और इवन विद इन दिस 2 कैटेगराइजेशन जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिए हैं, उसके अंदर भी जब रिफंड एक्चुअली ग्रांट होता है तब थोड़े से चैलेंजेस करदाता फेस करता है। तो उस कारण से उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। आपको अगर ध्यान दिया हो तो बेसिकली जब जीएसटी लॉन्च किया गया था तब तकरीबन 55 लाख करदाता जीएसटी के माध्यम में रजिस्टर्ड थे। आज उसकी जो औसत या जो टोटल है वो 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो 3 गुना जीएसटी के अंदर जो करदाता है वो हो गए हैं ओवरऑल जो स्टार्ट किया था उससे। बट जब आप जीएसटी के अंदर एम्बिट में आना चाहते हो तो सबसे पहला एक्टिविटी जो है वो रजिस्ट्रेशन का है। तो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ता है जीएसटी पोर्टल के साथ। अब उसमें बहुत सारे कागज या बहुत सारी एक्टिविटीज मतलब देनी पड़ती है कि मैं क्या कर रहा हूं, किधर कर रहा हूं। वो सारा प्रोसेस अभी अभी स्ट्रीमलाइन हुआ है और उसका इंप्लीमेंटेशन होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। तीसरा मुद्दा जो है वो रेट रैशनलाइजेशन का है कि अभी भी रेट क्या है, मतलब किसी कई सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि ये एचएसएन लिंक्ड सिस्टम है, तो क्या रेट होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया तरीके से उसका क्लैरिफिकेशंस और सर्कुलर्स इशू कर रही है। बट कई सिचुएशंस में अभी भी उसकी असमंजस बनी हुई है। और जैसे कि एक इंटरमीडिएरी नाम का सर्विसेज के अंदर कंसेप्ट है, तो क्या वो इंटरमीडिएरी कहलाया जाएगा या वो नॉर्मल सर्विस कहलाया जाएगा, वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी गवर्नमेंट उसके पर विचार विमर्श कर रही है और जल्द ही उस पर कोई ना कोई ठोस कदम लिया जाएगा। उसी हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब करदाता और जो अधिकारी है उन दोनों के बीच का ओपिनियन अगर मतभेद होता है तो उसके लिए पूरा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया है जो गवर्नमेंट के स्ट्रीमलाइन, गवर्नमेंट के अंदर जितना आता है उतना सब स्ट्रीमलाइन हो गया है। बट एक ट्राइब्यूनल जो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं बना है। तो बेसिकली अगर वो भी एक बार जब बन जाएगा तो थोड़ा सा और आगे जाएगा, और विद द यूज ऑफ एआई और बिग डेटा गवर्नमेंट इसमें और अच्छे सुधार कर सकती है कंप्लायंस सुधारने के लिए, या रिटर्न प्रोसेस जो आज भी है, मतलब जो भी हम हर मंथली बेसिस पे फाइलिंग करना पड़ता है उसको कैसे इजी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो चीजें हैं जो आगे चल के जो अच्छे सुधार के लिए हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अब 2 आप ही के सर्वे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और लिटिगेशन रिस्क की बात करी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये नोट करना
कि सर्वे में जो है राइज इन डिमांड ऑर्डर्स नोटिस किया गया है, 30% था 2024 में और 44% ये 2025 में नोट किया गया। लिटिगेशन रिस्क इससे बढ़ जाता है और जो बिजनेस रिसोर्सेज हैं उनको एक तरह से उन पर स्ट्रेन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशंस जो इश्यूज़ हैं, डेलॉयट की जो रिपोर्ट कहती है कि जीएसटी जो सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, बट फिर भी आपके जो 67% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ जीएसटी पॉलिसीज़ उनको फेस करना पड़ रहा है। 2024 में 55% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये दिक्कत बताई थी और 25 में ये बढ़कर हो गई है 67%। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशंस के इश्यूज हों, चाहे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी ये पूरी तरह से कार्यशील अभी तक नहीं हो पाया, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ अभी काम करना बाकी है। बट गोयल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा आम लोगों की ज़ुबान पर होता है, रेट रैशनलाइजेशन की बात हार्दिक शाह ने की अभी, लेकिन हाई टैक्स रेट्स का भी जिक्र होता है, ख़ास तौर से जो आपकी इसेंशियल चीज़ें। अब एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि साहब हम घर घर जो है इंश्योरेंस पहुंचाना चाहते हैं, इंश्योरेंस फॉर ऑल, लेकिन इंश्योरेंस में आपका जीएसटी बहुत हाई है। हम तो कहते कहते थक गए, हर जीएसटी मीट से पहले जी बिजनेस जो है आम जनता की आवाज़ बन के मुहिम भी चलाता है कि भाई आप इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर आप जीएसटी घटाइए ताकि इंश्योरेंस के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ। तो वहाँ पर अभी काम होना बाकी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टू व्हीलर पर 28% आपने जीएसटी लगाया हुआ है, जो कि एक इसेंशियल मोबिलिटी का माध्यम है भारत जैसे देश में। तो अभी हाई टैक्स रेट्स ऑन इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ये एक बड़ा इशू है सर। गोयल सर, इस पर हम कितना काम आगे हम देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने 2-3 मुद्दे उठाए ये बिल्कुल ही ठीक मुद्दे हैं और गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है। और एम गवर्नमेंट का यही था और अभी भी रहता है कि जितने कम स्लैब्स हो उतना अच्छा है और जितना हम 18% के नजदीक रहें उतना अच्छा है। लेकिन कुछ चीजों पे 12 है जो बिल्कुल एसेंशियल आइटम्स हैं और कुछ पर 18 है। ये मेरे ख्याल से शायद कुछ दिन तक रहेगा। 28 जो है उसको कुछ आइटम्स पे रैशनलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें कम करने के लिए आपस में बात चल रही है। और जैसा मैंने कहा, जीएसटी में ऐसे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, सबसे खास बात यह है कि इसमें जीएसटी काउंसिल में सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बिल्कुल इक्वल लेवल पे हर मुद्दे पर डिस्कस करती हैं। तो ये मेरे को आशा है कि जीएसटी 2.0 में इस मुद्दे को ठीक तरीके से संभाल लिया जाएगा और खास तौर से जब एक रेवेन्यू बुओयेंसी है इस वक्त हमारे पास, तो हम इन मुद्दों पे ठीक तरह से विचार कर पाएंगे। हार्दिक शाह, ये जो आप एक्सक्लूजन देखते हैं की सेक्टर्स का, इसको आप किस तरह से लेते हैं? रियल स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये जो क्षेत्र हैं ये पूरी तरह से जीएसटी में शामिल नहीं है और जिसका जिक्र आपने भी शुरुआत में किया, ये सारे के सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम क्या आती है? क्रेडिट चेन टूट जाती है इनकी वजह से, और टैक्स कास्केडिंग जिसका जिक्र आपने किया, टैक्स के ऊपर टैक्स, इसकी तरह से प्रॉब्लम आती है। अब व्यापारियों को जो प्रॉब्लम आएगी, इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को जो प्रॉब्लम आएगी वो तो ठीक है, बट ओवरऑल जीएसटी की एफिशिएंसी पर जो सवाल उठते हैं फिर उसका भी एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये की सेक्टर्स का एक्सक्लूशन, आपको क्या लगता है इस पर कितनी जल्दी विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को? की सेक्टर्स का एक्सक्लूजन जो हम बात कर रहे हैं, 4 या 5 ऐसे महत्वपूर्ण गुड्स हैं जो आज की तारीख में जीएसटी के बाहर है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम, सो ऑल टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम जीएसटी के बाहर है। इलेक्ट्रिसिटी अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में फिर भी बाहर है। रियल एस्टेट जो फिनिश्ड है, मतलब जो बन चुका है, वो रियल एस्टेट बाहर है। अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये भी जीएसटी के बाहर है। तो ये 4 या 5 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण गुड्स हैं जिसमें से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द सेल्स टैक्स। तो आज की तारीख में मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार बहुत ही एक्टिवली डिस्कशन कर रही है, क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पर जी बिजनेस में भी बहुत बार ये डिस्कशन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आज की तारीख में इतना है और नेक्स्ट 4 या 5 सालों के अंदर वो सब्सटेंशियली बढ़ने वाला है। क्योंकि वो सब्सटेंशियली बढ़ने वाला है। और पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल बनता था सिर्फ कोयले से, उसको जला के। अब उसके रिन्यूएबल के मैकेनिज्म आ गए, न्यूक्लियर एक अलग पद्धति हो गई है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी।
वो इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोलियम जो है वो हर बिजनेस का एक बैकबोन है। तो उन प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी में लाया जाएगा, और वो एक लंबा जर्नी है वो, क्योंकि स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स को साथ में लेके चलना है, सेंटर को ये भी देखना है कि उसके रेवेन्यू का नुकसान ना हो जाए और ओवरऑल टोटल रेवेन्यू एज इट इज रहे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ना क्रिएट करे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में जीएसटी में 4 ही महत्वपूर्ण स्लैब्स हैं, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। तो ये कौन से रेट के ऊपर इसको रखा जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और रेवेन्यू का लॉस ना हो सरकार को। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो सरकार ऑलरेडी कर रही है धीरे धीरे। एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरे जो एक आध 2 प्रोडक्ट हैं जो सबसे पहले आ सकते हैं, नेचुरल गैस, ये बहुत जल्द मेरे हिसाब से जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ज्यादा वक्त लगेगा। तो कुल मिला के ये जितने भी उत्पाद आपने बताए जो भी एक्सक्लूजन में है, मुझे लगता है कि इनका फेज्ड इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है ताकि इनसे जुड़ी हुई चिंताएं जो है दूर हो। आखिरी राउंड में मैं एक एक सवाल आपके पास आ रहा हूँ वे फॉरवर्ड के लिए। गोयल सर आपके पास आ रहा हूँ, संक्षेप में वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है आपको? रेट सिंप्लीफिकेशन की हमने बात की, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर प्री फाइल्ड रिटर्न्स हों, रियल टाइम डैशबोर्ड्स हों और ख़ासतौर से मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, ख़ासतौर छोटे कारोबारी सर आज भी जो है वो फंस जाते हैं, वो और उसका जिक्र आपने भी किया। तो टैक्स पे सर्विसेज को बेहतर करने के लिए वे फॉरवर्ड आपके क्या सजेशंस होंगे सर? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। इस वक्त जो हम छोटे व्यापारियों से मिल रहे हैं चारों तरफ, देखिए इंडिया में एक इंडिया और एक भारत है। तो भारत का जो छोटा व्यापारी है वो अपनी लैंग्वेज में अगर उसको एक हेल्प डेस्क पे मिल जाए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। गवर्नमेंट इसकी तरफ चल रही है, उसके लिए काम हो रहे हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आज मैं गूगल पे कहीं अपना ईमेल रजिस्टर करता हूं तो मेरा फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, अगर एक इंटरैक्टिव पोर्टल हो जाए जिसमें वो मेरे से नाम पूछे, मेरे से अपलोड कराने के लिए कहे एंड प्रोविजनली रजिस्टर हो जाए, जिससे कि अभी प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाए। स्मॉल वैल्यू लिटिगेशंस हैं, उनके लिए हमको एक अलग से सोल्यूशन करना पड़ेगा फॉर एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि एक तरफ शो कॉस्ट हो सकता है 100 करोड़ का, 50 करोड़ का हो, दूसरी तरफ शो कॉस्ट हो सकता है सिर्फ 50,000 रुपए का, या वो भी ना हो, ड्यूटी हो चुकी है, पे सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी रह गई है। तो इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों को अगर हम चलेंगे तो बहुत जल्दी हम ये काफी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। सिमिलरली जब रेट रैशनलाइजेशन होगा, जो इस वक्त क्रेडिट ओवरफ्लो हो रहा है जिसका रिफंड नहीं मिल पाता, खास तौर से सर्विस टैक्स क्रेडिट का। भी मेरे पास एक छोटा बच्चा आया स्टार्टअप का, वो कुछ गारमेंट्स अमेजोन के थ्रू लोकल इंडिया में ही भेज रहा है। अब अमेजोन सर्विसेज उससे सर्विस टैक्स लेती हैं जो उसकी इनपुट सर्विस है। उसका जो इनपुट गुड्स है उस पर 5% टैक्स है, जो आउटपुट है 5% टैक्स है, बट इनपुट सर्विसेज पर 18% टैक्स है जिसका उसको रिफंड नहीं मिलता। इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। वो छोटा व्यापारी, बहुत छोटा लड़का 28-30 साल का। तो इस तरह के बहुत मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मेरे को लगता है जीएसटी 2.0 में सॉल्व हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हार्दिक शाह, एक आपका एक तो वे फॉरवर्ड आपके क्या सजेशंस होंगे, और दूसरा एक शिकायत ये भी आती है जो बल्कि आम समस्या है, आती है कि साहब जीएसटी में रूल चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हैं कि जब तक टैक्स पेयर जो है वो एक रूल को समझ पाता है तब तक दूसरा रूल हो जाता है। तो इतनी जल्दी चेंजेस होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या हम इसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं? मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा सर, गोयल सर आऊंगा। हाँ, हार्दिक शाह। तो यस, तो आपने जो बात का क्वेश्चन है, मैं पहले उसको जवाब देता हूं कि रूल चेंजेस जो हैं वो किस हिसाब से होते हैं। आप वो पद्धति गवर्नमेंट की एक बार समझने लायक है कि अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर रूल आया है जो एक कंपनी या वर्ग जो है उसके लिए वो ठीक नहीं होता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं सरकार के लिए कि ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए प्लीज, और वो बेसिस पर सरकार उसको देखती है, समझती है और उसके बाद उसको अप्लाई करती है पूरा विचार विमर्श करने के बाद। अब कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे रूल्स हैं किसी ना किसी वर्ग या इंडस्ट्री के लिए जो है, राइट, वो
कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। तो वो हर बार हर कोई ना कोई सरकार जाता है, कोई एक प्रोविजन को लेके जाता है, कोई दूसरा प्रोविजन को लेके जाता है। उस कारण से अभी आज की तारीख में जो रूल्स में जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो खूब सारे हैं, बट वो ग्रेजुअली इट विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली। अब रही बात मेन मुद्दे की कि आगे क्या हो सकता है, तो मैं अभी प्रिडोमिनेंटली एमएसएमई के लिए क्या कर सकते हैं वो उसके लिए मैं बताता हूं कि एक जो है कि थ्रेशोल्ड जो है, राइट, वो थ्रेशोल्ड के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए कि भाई इससे ऊपर हो तो क्या या इससे नीचे हो तो क्या। तो बेसिकली अगर जीएसटी में आना चाहता है कोई तो आए, ई इनवॉइसिंग करना चाहता है तो वो भी करे। इनवॉइस जो जीएसटी के अंदर बताया गया है नॉर्मल मंथली कंप्लायंस के लिए, उसके साथ बैंकिंग चैनल को जोड़ दें और इनवॉइस फाइनेंसिंग करना शुरू करें। तो बेसिकली अगर इनवॉइस फाइनेंसिंग होना शुरू हो जाएगा तो एक पूरा मैकेनिज्म बैंकिंग का एमएसएमई के लिए खड़ा हो जाएगा। उसके ऊपर ऑप्शंस दे दें सब क्वार्टरली रिटर्न को, जैसे कि आपने बोला मल्टीलिंगुअल कर देना चाहिए। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, पोर्टल जो है, वो पोर्टल को अगर मल्टीलिंगुअल कर दिया तो मोर एंड मोर लोग उसके अंदर आ जाए और उसको इजीली समझ पाए, इजीली उसको कंप्लाई कर पाए। क्योंकि जैसे कि नवनीत जी ने पहले बताया, छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं उनका सीए फाइल करता है रिटर्न्स, वो खुद नहीं समझ पाते हैं, तो उसको कैसे इजी किया जाए और इसको पूरा सिस्टम में ऑटोमेट कैसे कर सके ताकि ये रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इजी हो जाए। क्योंकि आज बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस, तो उसको कैसे कम किया जाए, उससे ओवरऑल जीएसटी का फायदा होगा। बिल्कुल। और वैसे शुरुआत में तो काफ़ी होता था, अब तो बहुत कम हो गया जीएसटी पोर्टल में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर किसी वजह से रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई होती है, डेटा मिसमैच होता है, इसमें फाइलिंग जो डिलेज की वजह से जुर्माने की स्थिति आ जाती है, उसमें भी, हालांकि ये कम है बट छोटी चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। गोयल सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस मुद्दे पे कि पिछले 8 साल में गवर्नमेंट इसके लिए प्रोएक्टिव रही और यही एक सक्सेस का रीजन रहा कि जहां भी हमको लगा कोई दिक्कत, हमने फौरन क्लैरिफाई किया, फौरन नोटिफिकेशन इशू किए और जिससे कि ये जीएसटी संभल गया और इतना सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इस मुद्दे पर एक जो सजेशन आया है हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी दिया, तो ये था कि क्या ये हो सकता है कि महीने में एक बार, लेट्स से लास्ट डे ऑफ द मंथ, हम सारे सर्कुलर्स इशू कर दें या वंस इन ए क्वार्टर कर दें, 30 जून 30 सितंबर कर दें, जिससे कि सबको पता हो कि उस दिन ये 15 सर्कुलर्स या 15 नोटिफिकेशन है और सब समझ सके। दैट इज वन। सेकेंडली, जो उन्होंने कहा अभी एक और मेरे को पैनलिस्ट ने, इसमें जो हमारा फीडबैक आया छोटे व्यापारी से, टैक्स देना किसी को बुरा नहीं लगता, जो रिटर्न का प्रोसीजर है वो उनको प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उनके समझ में नहीं आता और उनके सीए की गलती से फिर वो फंस जाते हैं। तो एक सजेशन जो आया है वो ये सजेशन आया है, क्योंकि आज हमारा आईएमएस सिस्टम, इनवॉइस फाइलिंग सिस्टम आ चुका है कि इनवॉइस, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा था एक केमिस्ट की दुकान, अब केमिस्ट की दुकान में दिन में लेट से 200-250 इनवॉइस कटती है। अगर हम उसको एक हैंड हेल्ड मशीन दे दें, वो अपनी इनवॉइस उससे फीड कर दे, तो वो अपने आप सिस्टम में चली गई। उसके पास जो भी इनवॉइस आ रही है उसकी इनपुट्स की, अगर उस पर क्यूआर कोड और वो स्कैन कर दे तो उसके इनपुट सिस्टम में चले गए। और अगर ये दोनों सिस्टम में आ गया तो कितना पेमेंट उसने कलेक्ट किया, या तो वो डिजिटल ले ले तो हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर देंगे सर, और अगर वो कैश भी लेता है और वो कैश जमा कर दे शाम को बैंक में। बट इसके लिए सर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, बट इसके लिए आपको सर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी ना, आपको छोटे छोटे शहरों में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए क्या हम रेडी हैं सर? उसके लिए हम ये हैं, इनिशियली हम एक्सपेरिमेंट करें किसी थोड़े से बड़े शहर में, मे बी दिल्ली के किसी सबब में, बॉम्बे किसी सबब में, एंड धीरे धीरे हम इसको छोटी तरफ ले जाएं। करेक्ट। इससे रिटर्न की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज छोटे व्यापारी को रिटर्न डालना, आज मैं एयरटेल की फोन करता हूँ, अगर आप मेरे से रिटर्न डलवाएं कि मैंने कितनी फोन करे महीने के आखिर में, मुश्किल होगा। लेकिन आज मेरी इनवॉइस अगर सिस्टम कैप्चर कर रहा है और हम ये कह दें कि छोटे व्यापारी के लिए इनिशियली किसी का टर्नओवर 1 करोड़ तक, 2 करोड़, 3 करोड़, अगर आपकी सारी सिस्टम में इनवॉइसेस हैं और आपके सारे डिजिटल पेमेंट्स हैं, देन रिटर्न परहैप्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम ये एक थोड़ा रेडिकल सजेशन है, इस पे हम एग्जामिन कर ले तो प्रॉब्लम काफी छोटे व्यापारी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तो यही है वे फॉरवर्ड,
जीएसटी 2.0 में रेट सिंप्लीफिकेशन हम देखें, जो सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं उस पर काम हो। आखिर में जो बहुत अच्छा सजेशन आया कैपेसिटी बिल्डिंग का, जो सर ने कहा कि आप छोटे व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण करें और फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, और ख़ास तौर से उस पर हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन वो है बड़ा इशू, वो है फ्रॉड प्रिवेंशन का, वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट उस पर ज़रूर करेगी, क्योंकि जीएसटी फ्रॉड्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बट लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। बट कुल मिला के समअप करेंगे, जो गोयल सर ने कहा था कि 8 साल का ये छोटा बच्चा है, इसको पाल पोस के बड़ा करना है, खूब हेल्दी बनाना है, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी और टैक्स कलेक्शन का पूरा इकोसिस्टम हेल्दी रहे। इसी उम्मीद के साथ कि जीएसटी से जुड़े हुए रिफॉर्म्स जल्द लागू हों, ये और सिंप्लीफाइड हो, और ज़्यादा देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाए, और छोटे व्यापारियों की तरक्की में अपना योगदान दे पाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक शाह, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। नवनीत गोयल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी।